हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास हमारी शुरू होती है लूनी नदी से। तो जो लूनी नदी है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लूनी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो लूनी नदी है ना, इसको मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत से एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि मारवाड़ की गंगा निम्न में से कौन सी नदी है। तो वहाँ पर आपको इस प्रकार ऑप्शन देखने को मिल जाएगी और आपको उसके अंदर एक कहीं पर एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा लूनी नदी। तो आप कहाँ पर टिक करोगे, तो आपको लूनी नदी वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। जो लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम जो हमारी लूनी नदी है, तो अगर हम इसकी लंबाई पर बात करें कि जो लूनी नदी है ना, इसकी जो टोटल लंबाई कितनी है, यानी जो लूनी नदी है उसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है, तो यह भी हमको पता होना चाहिए। जो लूनी नदी है ना, इसकी टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर। यानी जो लूनी नदी है, तो लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी होगी, तो लूनी नदी की जो कुल लंबाई है ना, वह हो जाती है 495 किलोमीटर। अगर हम यह चर्चा करें कि जो लूनी नदी है ना हमारी, तो लूनी नदी की हमारे राजस्थान के अंदर कितनी लंबाई है, तो लूनी नदी की राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर है। यानी जो लूनी नदी है तो उसकी राजस्थान के अंदर कितनी लंबाई है, तो लूनी नदी की राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी उद्गम पर बात करें, यानी जो लूनी नदी है इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर में है। यानी जो हमारी लूनी नदी है, तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ है, तो लूनी नदी का उद्गम हमारा नाग पहाड़ अजमेर के अंदर स्थित है। तो लूनी नदी कहाँ स्थित है, तो लूनी नदी हमारी नाग पहाड़ अजमेर के अंदर इसका उद्गम स्थान है। तो जो हमारी लूनी नदी है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ की गंगा कौन सी है, तो मारवाड़ की गंगा हो जाती है लूनी नदी। तो लूनी नदी को क्या कहा जाता है, तो लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। अगर लूनी नदी की कुल लंबाई पर बात करें, तो लूनी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। यानी जो लूनी नदी है ना, जिसका उद्गम स्थल से लेकर और जहाँ इसका समाप्ति स्थल है ना, उसकी जो कुल लंबाई है ना, वह इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। और फिर जो हमारी लूनी नदी है, अगर हमसे यह पूछ लिया जाए कि जो लूनी नदी है ना, उसकी जो राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर उसकी कितनी लंबाई है, तो लूनी नदी की राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी लूनी नदी की राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर यह बहती है। फिर अगर हम लूनी नदी की उद्गम स्थान की बात करें, यानी लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो लूनी नदी का उद्गम स्थान है हमारा नाग पहाड़ अजमेर। यानी लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, लूनी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, यह इसका उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर आपके बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन रहा है कि मारवाड़ की गंगा किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है। फिर क्या है कि जो नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, तो नाग पहाड़ से हमारी लूनी नदी निकलती है। या फिर यह पूछ लिया जाए कि अजमेर के जो नाग पहाड़ है, अजमेर के अंदर जो नाग पहाड़ है ना, तो उससे कौन सी नदी निकलती है, तो उससे हमारी लूनी नदी निकलती है। फिर पूछ ले कि जो मारवाड़ की गंगा है, तो मारवाड़ की गंगा किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है। तो लूनी नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो लूनी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान के इसके अंदर लंबाई है 330 किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थान है वह कौन सा है, तो इसका उद्गम स्थान है नाग पहाड़ अजमेर। यानी जो लूनी नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा हो गया,
तो इसका उद्गम स्थल हो जाता है नाग पहाड़ अजमेर। अब हम इसके उपनाम पर चर्चा करते हैं, यानी जो लूनी नदी है इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो लूनी नदी का उपनाम क्या हो गया, पहला तो हमारा है साकरी या फिर सागरमती। तो पहला हमारा क्या नाम, पहला हमारा नाम है साकरी या फिर सागरमती, यानी कि इसको साकरी या फिर सागरमती कहाँ पर इसको इस नाम से जाना जाता है। तो जहाँ से यह नदी उद्गम स्थान है ना, जहाँ से इसका यानी जो नाग पहाड़ है, तो नाग पहाड़ से लेकर इसे गोविंदगढ़ तक है, इसको साकरी या फिर सागरमती नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारी लूनी नदी है इसको उद्गम स्थान से लेकर गोविंदगढ़ तक है, इसको साकरी या फिर सागरमती नाम से जाना जाता है। फिर अगला है हमारा रेहड़ या नाहड़ा। तो इसको रेहड़ और नाहड़ा नाम से भी जाना जाता है। यानी जो लूनी नदी है इसको रेहड़ या फिर नाहड़ा नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है अंत में क्या है, अंत में इसको अंत और सलीला, इसे अंत सलीला के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो लूनी नदी है, तो लूनी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो लूनी नदी को अन्य अंत और सलीला नाम से भी जाना जाता है। यह नाम कालिदास के द्वारा दिया गया था। यानी जो अंत सलीला नाम है ये किसने दिया, जो अंत सलीला नाम है ना, तो यह नाम कालिदास के द्वारा दिया गया है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे है हमारा खारी और मीठी नदी। यानी जो हमारी लूनी नदी है ना इसको खारी और मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो खारी और मीठी नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो खारी और मीठी नदी के नाम से हमारी लूनी नदी को जाना जाता है। तो लूनी नदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन सी हो गई, तो सबसे पहला तो इसकी लंबाई हो गई। तो इसकी लंबाई हमारी है 495 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई, तो राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई है 330 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो यह नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। अगर इसकी उपनाम पर बात करें तो साकरी सागरमती उद्गम स्थल से लेकर यह गोविंदगढ़ तक है। फिर इसे रेहड़ा और नाहड़ा के नाम से भी जाना जाता है और इसको अंतःसलीला के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम कालिदास के द्वारा दिया गया था। फिर क्या है, फिर इसे खारी और मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्या है, आगे है सागरमती नदी एवं सरस्वती नदी दोनों आपस में गोविंदगढ़ यानी पुष्कर के निकट मिल जाने के बाद में लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारी सागरमती नदी है और जो सरस्वती नदी ये दोनों आपस में गोविंदगढ़ यानी पुष्कर के निकट मिल जाने के बाद में लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो गया हमारा हो गया कि जो सागरमती नदी एवं जो सरस्वती नदी है ना, जब ये दोनों आपस में गोविंदगढ़ पुष्कर के निकट मिल जाने के बाद में लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। यानी तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या हो रही है, तो हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह हो रही है कि जो सागरमती नदी हो गई और जो सरस्वती नदी हो गई ये दोनों आपस में गोविंदगढ़ कहाँ पर है, गोविंदगढ़ पुष्कर के निकट मिल जाने के बाद में यह लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह हो रही है कि जो एक तो हो गई साबरमती नदी और एक हो गई सरस्वती नदी। यानी आप ये इस प्रकार समझिए, यह तो है सागरमती नदी और यह है सरस्वती नदी। तो ये दोनों आपस में ये दोनों है ना, तो यह सेंटर पॉइंट है, यह हो जाता है मान लीजिए आप गोविंदगढ़ हो गया। तो यह गोविंदगढ़ के निकट यहाँ पर जो मिल जाती है और मिल जाने के बाद में यह लूनी जो है ये नया आती है ना, तो इसे लूनी नाम जाना जाता है। यानी मिल जाने के बाद इसको लूनी नाम के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि जो सरस्वती नदी है ना, तो सरस्वती नदी के द्वारा पुष्कर झील को जल की आपूर्ति होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील जो जल की आपूर्ति है वह किसके द्वारा होती है, तो पुष्कर झील को जो जल की आपूर्ति है वह सरस्वती नदी करती है। यानी सरस्वती नदी के द्वारा ही पुष्कर झील को जल की आपूर्ति होती है। फिर क्या है, फिर है बालोतरा इस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यानी जो बालोतरा का क्षेत्र है ना, तो बालोतरा इस नदी के दाएं
किनारे पर स्थित है। यानी जो बालोतरा है ना, तो बालोतरा इस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। फिर क्या है, फिर अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, यानी जो यह नदी है ना, तो इसका अगर हम प्रवाह क्षेत्र पर बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया। यानी जो हमारी लूनी नदी है, तो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया। तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है हमारा, सबसे पहले तो अजमेर हो गया, फिर नागौर हो गया, फिर ब्यावर हो गया, फिर जोधपुर ग्रामीण बालोतरा हो गया, फिर बाड़मेर हो गया, और फिर सांचौर हो गया। तो जो हमारी लूनी नदी है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है। जो हमारी लूनी नदी है ना, उसका प्रवाह क्षेत्र हमारा अजमेर हो गया, नागौर हो गया, ब्यावर हो गया, जोधपुर हो गया, जोधपुर ग्रामीण बालोतरा आ गया, और बाड़मेर आ गया, और इसी के साथ साथ यहाँ पर सांचौर आ जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो बालोतरा के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है। यानी बालोतरा के बाद क्या है कि बालोतरा के बाद जो यह नदी है ना, तो इस नदी का जल खारा हो जाता है। यानी जो लूनी नदी है ना, तो लूनी नदी का जल बालोतरा के बाद इस नदी का जल पूर्णतः खारा हो जाता है, जिसका कारण 33 सागर के अवशेष है। तो यह माना जाता है कि जो प्राचीन समय में 33 सागर था ना, जो उसके अवशेष है ना, उसी के कारण बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। फिर क्या है, लूनी का बहाव क्षेत्र सांचौर में रेहड़ और नेहड़ कहलाता है। यानी जो हमारी लूनी नदी है ना, जो लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है ना, तो बहाव क्षेत्र सांचौर के अंदर रेहड़ या फिर नेहड़ के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नेहड़ या फिर रेहड़ क्या है, तो लूनी का जो बहाव क्षेत्र है ना सांचौर के अंदर, उसको रेहड़ या नेहड़ कहते हैं। या फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सांचौर के अंदर जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रेहड़ या फिर नेहड़ के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, फिर है हमारी जो लूनी नदी है ना, तो लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कि जो हमारी लूनी नदी है, तो लूनी नदी की हमारी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई। तो जो हमारी लूनी नदी है ना, तो लूनी की सहायक नदियों के अंदर सबसे पहले तो हो जाती है जोजड़ी नदी। यानी लूनी की सहायक नदियों के अंदर सबसे पहले कौन सी नदी आती है, तो सबसे पहले जो नदी आती है ना, वह है जोजड़ी। उसका अगर हम इसका उद्गम पर बात करें, यानी इसका उद्गम कहाँ पर है, तो इसका उद्गम पोडलू गांव नागौर के अंदर है। यानी जो जोजड़ी नदी है ना, तो जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो जोजड़ी नदी का उद्गम पोडलू गांव नागौर के अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जोजड़ी का उद्गम कहाँ है, तो जोधपुर का जो उद्गम है ना, वह पोडलू गांव नागौर के अंदर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यह विलीन कहाँ पर होती है, तो यह खेजरली खुर्द जोधपुर ग्रामीण में लूनी से। यानी यह विलीन कहाँ पर होती है, तो यह जो खेजड़ी खुर्द जोधपुर ग्रामीण में लूनी से, यानी यह यहाँ पर विलीन होती है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारी क्या है, यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है। यानी जो लूनी नदी है ना, तो लूनी नदी की जो सहायक नदी कौन सी है, तो लूनी नदी की जो सहायक नदी है वह हमारी है जोजड़ी। तो लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो लूनी नदी की जो सहायक नदी है वह है जोजड़ी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो लूनी है ना, तो लूनी की जो एकमात्र सहायक नदी है, तो वह कौन सी है, वह है जोजड़ी। फिर क्या है, जो लूनी में दाईं ओर से मिलती है तथा इस नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से नहीं होता है। यानी यहाँ पर क्या है कि जो लूनी की जो सहायक नदी है, तो यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, जोजड़ी। जो लूनी में, यानी कि जो लूनी नदी के अंदर दाईं ओर से मिलती है तथा जो इस नदी का उद्गम है ना, वह अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आपका तो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर भी बन रहा है कि जो लूनी नदी है, तो लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी होगी, तो लूनी की जो एकमात्र सहायक नदी है वह कौन सी है, वह है जोजड़ी।
जो लूनी में दाईं ओर से मिलती है तथा जो इस नदी का उद्गम है ना वह अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से नहीं होता है। फिर अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, यानी जो जोजड़ी नदी है वह कहाँ कहाँ पर चलती है, यानी कहाँ कहाँ पर उसका प्रवाह क्षेत्र है, तो इसका सबसे पहले तो हो जाता है नागौर और फिर हो जाता है जोधपुर ग्रामीण। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो जोजड़ी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो उसका प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाता है, तो उसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है, एक तो हो गया नागौर और एक हो गया जोधपुर ग्रामीण। तो जो हमने पढ़ा कि जो लूनी की जो सहायक नदी है तो वह कौन सी है, तो वह है जोजड़ी। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी, और जिसका उद्गम कहाँ पर हुआ है, जिसका उद्गम पोडलू गांव नागौर के अंदर है। यानी जो लूनी नदी है तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है, तो लूनी नदी का उद्गम पोडलू गांव नागौर के अंदर हुआ है। फिर यह विलीन कहाँ पर होती है, तो यह खेजड़ली खुर्द यानी जोधपुर ग्रामीण में लूनी में यह विलीन हो जाती है। फिर यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी यही है, तो लूनी की जो एकमात्र सहायक नदी है वह कौन सी है, वह हमारी है जोजड़ी, जो लूनी में दाईं ओर से मिलती है। जो लूनी में कहाँ से मिलती है, जो लूनी में दाईं ओर से मिलती है, तथा इसका जो उद्गम है ना यह अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से नहीं होता। यानी कि जो जोजड़ी नदी है ना तो इसका उद्गम है ना यह अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। अगर हम जोजड़ी नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी हमारी नागौर और जोधपुर ग्रामीण में इसका बहाव क्षेत्र है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या हो गया, नागौर हो गया, और इसका बहाव क्षेत्र हो गया जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी अगली कौन सी नदी है, तो आगे हमारी है बांडी नदी। तो अब हम बांडी नदी पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट नदी, यानी अब हमारी जो नेक्स्ट नदी कौन सी है वह हमारी है बांडी नदी। तो हमको बांडी नदी के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर जो बांडी नदी है अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हेवामास यानी पाली के अंदर होता है। यानी जो हमारी बांडी नदी है तो बांडी नदी का उद्गम कहाँ से हो गया, तो बांडी नदी का उद्गम हेमावास पाली से हो गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बांडी नदी है तो बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बांडी नदी का उद्गम हेमावास पाली से होता है। फिर यह विलीन कहाँ पर हो जाती है, कि यानी जो हमारी बांडी नदी है यह कहाँ पर विलीन हो जाती है, तो जो बांडी नदी है ना यह लंकर थब यानी जोधपुर ग्रामीण में लूनी से, यानी जो यह बांडी नदी है तो यह कहाँ पर विलीन होती है, तो यह लंकर थब जोधपुर ग्रामीण में। फिर क्या है, फिर लंकर थब पाली और जोधपुर ग्रामीण की सीमा बनाता है। यानी जो लंकर थब है ना, लंकर थब पाली और जो जोधपुर ग्रामीण की सीमा बनाता है। तो जो हमारी बांडी नदी है तो बांडी नदी का उद्गम क्या हो गया, तो बांडी नदी का उद्गम हो गया हेमावास पाली। बांडी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, हेमावास पाली हो गया। फिर यह विलीन कहाँ पर होती है, तो यह लंकर थब यानी जोधपुर ग्रामीण में यह विलीन होती है। फिर क्या है, लंकर थब पाली और जो हमारी बांडी नदी है ना तो बांडी नदी का उद्गम क्या हो गया, उद्गम हो गया उसका हेमावास पाली के अंदर इसका उद्गम स्थान है। फिर यह विलीन कहाँ होती है, तो यह विलीन लंकर थब जोधपुर ग्रामीण में। फिर क्या है, लंकर थब पाली और जोधपुर ग्रामीण की सीमा बनाता है। यानी जो लंकर थब पाली और जो जोधपुर ग्रामीण की सीमा बनाता है। फिर जो इसकी सहायक नदी है तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी है गुहिया। यानी जो बांडी नदी है तो बांडी नदी की जो सहायक नदी है तो बांडी नदी की सहायक नदी कौन सी होगी, तो बांडी नदी की सहायक नदी होगी गुहिया। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी बांडी नदी है तो जो बांडी की जो सहायक नदी है तो बांडी की सहायक नदी कौन सी है, तो बांडी की जो सहायक नदी है ना वह है गुहिया। यानी गुहिया बांडी की सहायक नदी है। फिर क्या है, लूनी नदी के बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी। तो
तो जो गुहिया नदी है तो ये क्या है, जो लूनी नदी है ना, तो लूनी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली जो प्रथम नदी है ना, वह कौन सी है, वह गुहिया है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो गुहिया है ना, यानी जो गुहिया है, तो गुहिया क्या कुछ है, तो गुहिया एक नदी है जो कि बांडी की सहायक नदी है और यह लूनी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी है। फिर जो गुहिया नदी है, गुहिया नदी के अगर हम बहाव क्षेत्र पर चर्चा करें कि यह नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो जो गुहिया नदी है ना, तो यह पाली और जोधपुर ग्रामीण के अंदर बहती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी गुहिया नदी है, तो गुहिया नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो गुहिया नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो गुहिया नदी पाली और जोधपुर ग्रामीण के अंदर बहती है। फिर क्या है, यह सबसे प्रदूषित नदी है। तो सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो सबसे जो प्रदूषित नदी है वह है गुहिया, यानी गुहिया नदी सबसे प्रदूषित नदी है। तो यहाँ पर भी आपका एक प्लस पॉइंट बन रहा है कि सबसे जो प्रदूषित नदी है वह कौन सी है, वह गुहिया है। तो आपसे से पूछ लिया जाए कि जो बांडी नदी है, जो उसकी सहायक नदी कौन सी है जो सबसे प्रदूषित है, तो वह है गुहिया। फिर जो अगली हमारी नदी है वह हमारी है लीलड़ी नदी। तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जो लीलड़ी नदी है वह क्या कुछ है। तो जो हमारी लीलड़ी नदी है, तो लीलड़ी नदी का उद्गम स्थल पाली। तो लीलड़ी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो लीलड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है ना वह है पाली। फिर क्या है, यह संगम और विलीन किसके अंदर होती है, तो यह लूनी के अंदर विलीन होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो लीलड़ी नदी है, तो लीलड़ी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, जो हमारी लीलड़ी नदी है ना उसका उद्गम स्थल है पाली, यानी जो लीलड़ी नदी है वह पाली के अंदर मिलती है। अगर उसका संगम देखें तो यह कहाँ पर मिलती है, तो यह लूनी नदी में मिलती है। फिर उसके बाद जो हमारी अगली नदी है तो वह हमारी है मीठड़ी। तो हमको मीठड़ी नदी के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस नदी के अंदर क्या कुछ है। तो जो मीठड़ी नदी है ना, तो जो मीठड़ी नदी है, तो मीठड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है तो वह कौन सा है, जो मीठड़ी नदी है ना उसका भी उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो कि कहाँ है, जो कि हमारी पाली के अंदर स्थित है। यानी जो मीठड़ी नदी है, तो मीठड़ी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो मीठड़ी नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ी है, जो कि कहाँ पर, जो कि पाली के अंदर स्थित है। यानी जो मीठड़ी है, तो मीठड़ी का उद्गम क्या हो गया, तो मीठड़ी का उद्गम हो गया अरावली की पहाड़ी। यानी जो मीठड़ी नदी है, तो मीठड़ी नदी का उद्गम क्या हो गया, तो हमारा जो मीठड़ी नदी है ना उसका उद्गम हो गया अरावली की पहाड़ी, जो कि कहाँ है, जो कि पाली के अंदर स्थित है। क्या है, अगर हम जो हमारी है जो मीठड़ी नदी है, अगर उसकी हम जो अगर संगम यानी जो हमारी किसके अंदर विलीन होती है उस पर चर्चा करें, तो जो मीठड़ी नदी वह है पवाला गांव बालोतरा, यानी जो पाला गांव बालोतरा के अंदर यह लूनी में मिल जाती है। यानी कि जो मीठड़ी नदी है, तो जो मीठड़ी नदी है वह किस में मिलती है, तो मीठड़ी नदी लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। जो हमारा पवाला गांव है ना, तो पवाला गांव जो कहाँ पर है, तो जो पवाला गांव है जो कि बालोतरा के अंदर स्थित है, तो उसके अंदर यह नदी लूनी नदी में मिल जाती है। तो अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि यानी जो मीठड़ी नदी है, तो मीठड़ी नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो उसका भी हमको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो जो मीठड़ी नदी है ना, तो मीठड़ी नदी पाली बालोतरा के अंदर बहती है। तो मीठड़ी नदी कहाँ पर बहती है, तो मीठड़ी नदी पाली और बालोतरा के अंदर बहती है। तो जो हमारी मीठड़ी नदी है,
तो सबसे पहले तो यही हो गया कि मीठड़ी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो मीठड़ी नदी का उद्गम स्थल हो गया अरावली की पहाड़ी पाली। तो मीठड़ी नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया, अरावली की पहाड़ी। फिर क्या है, इसका संगम और विलीन, यानी यह संगम ओजस की है किसके अंदर मिलती है, तो यह जो पवाला गांव है बालोतरा के अंदर, उसी में जाकर यह लूनी में मिल जाती है। यानी जो मीठड़ी नदी है ना, तो यह पवाला गांव बालोतरा के अंदर लूनी में मिल जाती है। अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र पर बात करें कि यानी जो हमारी मीठड़ी नदी है, तो मीठड़ी नदी के अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह सबसे पहले पाली, उसके बाद यह बालोतरा में मिल जाती है। यानी कि जो हमारी मीठड़ी नदी है ना, यह पाली और बालोतरा के अंदर जाकर मिल जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो मीठड़ी नदी है, तो मीठड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो मीठड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र है पाली और बालोतरा। उसके बाद हम नेक्स्ट यानी आगे चलते हैं। तो जो आगे हमारी नेक्स्ट नदी है, तो जो आगे हमारी नेक्स्ट नदी है वह कौन सी नदी है, तो वह हमारी है सूखड़ी नदी। तो हमको सूखड़ी नदी के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। तो सूखड़ी नदी है, तो सूखड़ी नदी का उद्गम क्या हो गया, यानी सूखड़ी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो सूखड़ी नदी का जो उद्गम स्थान है ना, वह देसूरी है, जो कि कहाँ पर है, जो कि पाली के अंदर स्थित है। यानी जो कि सूखड़ी नदी है, तो सूखड़ी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, तो सूखड़ी नदी का उद्गम स्थल है वैद्यसूरी, जो कि कहाँ है, जो कि पाली के अंदर स्थित है। तो सूखड़ी नदी का जो उद्गम है तो वह कहाँ है, तो सूखड़ी नदी का उद्गम देसूरी पाली के अंदर है। फिर क्या है, इस नदी पर बाकली बांध निर्मित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बाकली बांध है वह कहाँ पर निर्मित है, तो बाकली बांध सूखड़ी नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, जो कि जालोर के अंदर है। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि जो बाकली बांध है वह कहाँ पर स्थित है। जगह पूछ ली जाए तो वह है जालोर। अगर यह पूछ लिया जाए बाकली बांध है वह किस नदी पर निर्मित है, तो वह हमारा है सूखड़ी नदी पर निर्मित है। यानी बाकली बांध सूखड़ी नदी पर निर्मित है। फिर क्या है, समदड़ी गांव बालोतरा और जो जालोर का किला मुख्यालय इस नदी के तट पर स्थित है। यानी जो समदड़ी गांव है ना, कहाँ पर है, जो कि बालोतरा के अंदर है, और जो जालोर का किला है ना, जालोर का जो जिला मुख्यालय है ना, वह इसी नदी के तट पर स्थित है। यानी जो हमारी सूखड़ी नदी है ना, तो सूखड़ी नदी पर एक बांध स्थित है जो कि बाकली बांध है। इसका यह कहाँ पर है, तो यह जालोर के अंदर स्थित है। फिर क्या है, फिर है कि जो समदड़ी गांव है ना, तो समदड़ी गांव बालोतरा और जालोर का जो जिला मुख्यालय है ना, वह इसी नदी के तट पर स्थित है। यानी जो समदड़ी गांव बालोतरा है ना, और जो जालोर का जो जिला मुख्यालय है ना, वह इसी नदी के तट पर स्थित है। फिर विलीन, तो यह विलीन कहाँ पर होती है, तो यह जो समदड़ी गांव बालोतरा है ना, वहाँ पर यह विलीन हो जाती है। तो यह विलीन कहाँ पर होती है, तो यह समदड़ी गांव बालोतरा के अंदर विलीन हो जाती है। फिर जो सूखड़ी नदी है ना, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर संत पीपा जी का मंदिर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे संत पीपा जी है, तो संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो संत पीपा जी का जो मंदिर है ना, वह हमारा सूखड़ी नदी पर स्थित है। यानी संत पीपा जी का मंदिर कहाँ है, तो संत पीपा जी का मंदिर सूखड़ी नदी पर स्थित है। अगर हम सूखड़ी नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि यह नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो यह नदी हमारी सबसे पहले तो हो गया जालोर, पाली, जालोर और बालोतरा। यानी कि जो हमारी सूखड़ी नदी है तो वह कहाँ कहाँ पर बहती है, तो सूखड़ी नदी पाली हो गया, जालोर हो गया और बालोतरा हो गया, यहाँ पर बहती है। तो यह पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जो संत पीपा जी है ना, तो संत पीपा जी का मंदिर कहाँ स्थित है,
तो हमको पता होना चाहिए कि संत पीपा जी का मंदिर सुगड़ी नदी पर स्थित है। फिर पूछ लिया जाए कि जो सुगड़ी नदी है ना, तो जो सुगड़ी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है। तो सुगड़ी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, वह पाली, जालोर और बालोतरा है। फिर आगे है हमारा जवाई नदी। तो अब हम उस पर चर्चा करते हैं, यानी हम अब जवाई नदी पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जवाई नदी के अंदर क्या कुछ खास है। थोड़ी सी स्क्रीन को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये अक्सर बड़े दिखे और आप अच्छी तरह से इनको देख पाएँ। तो हमारी जो छठी नदी है तो वह कौन सी है। जो हमारी छठी नदी है वह हमारी है जवाई नदी। तो जवाई नदी के बारे में क्या कुछ विशेषता है उसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी जवाई नदी है ना, तो अब हम जवाई नदी पर चर्चा करने वाले हैं। तो जवाई नदी है ना, अगर हम इसकी उद्गम स्थल की बात करें, यानी जो जवाई नदी है तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो जवाई नदी का जो उद्गम स्थल है वह हो जाता है गोरियां पहाड़ी पाली, जो कि पाली के अंदर स्थित है। तो जवाई नदी है तो जवाई नदी का उद्गम कहाँ से है। तो जवाई नदी का उद्गम गोरियां पहाड़ी से है और जो कहाँ है वह बाली पाली के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो जवाई नदी है वह कहाँ पर स्थित है। तो जो जवाई नदी है ना, वह जवाई नदी हमारी गोरियां पहाड़ी बाली के अंदर स्थित है, जो कि पाली के अंदर स्थित है। फिर यह विलीन कहाँ पर वह किस में होती है। तो यह गुड्डामलोनी बाड़मेर में लूनी से यह विलीन हो जाती है। यानी तो जवाई नदी है ना, तो यह जो गुड्डामलानी क्षेत्र है ना बाड़मेर के अंदर, वहाँ यह लूनी से विलीन हो जाती है। फिर क्या है, इस नदी के किनारे जवाई बांध यानी सुमेरपुर, तो सुमेरपुर तहसील है ना पाली के अंदर स्थित है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर यह क्या है कि जो यह नदी है ना, तो इस नदी के किनारे जो जवाई बांध है ना, तो जवाई बांध सुमेरपुर तहसील पाली में स्थित है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है। जो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है ना, वह सुमेरपुर तहसील के अंदर स्थित जवाई बांध को कहा जाता है। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो जवाई बांध है ना, तो जवाई बांध कहाँ पर स्थित है। तो यह जवाई बांध पाली के अंदर स्थित है। तो आपसे यह पूछे जवाई बांध पाली में कहाँ और कौन सी तहसील के अंदर स्थित है। तो यह हमारा हो जाता है सुमेरपुर तहसील के अंदर स्थित है। यानी कि जो हमारा जवाई बांध है ना, यह हमारा सुमेरपुर तहसील के अंदर स्थित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। यानी क्या हो गया, यानी जो जवाई बांध है ना, तो जवाई बांध को किस नाम से जाना जाता है। तो जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो मारवाड़ का अमृत सरोवर है किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है ना, वह जवाई बांध को कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है खारी नदी। तो अब हम खारी नदी पर चर्चा कर लेते हैं कि जो खारी नदी है क्या कुछ खास है इसके अंदर, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी खारी नदी है वह शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही के अंदर स्थित है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ही हमारा यही हो गया कि खारी नदी कहाँ पर स्थित है। तो जो खारी नदी है वह शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही के अंदर स्थित है। यानी जो खारी नदी है वह कहाँ पर है। तो खारी नदी जो शेरगढ़ गांव है ना, तो शेरगढ़ गांव की जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी के अंदर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, जो कि हमारी सिरोही के अंदर है। तो सबसे पहले कि जो खारी नदी कहाँ स्थित है, तो खारी नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वह है जो शेरगढ़ की पहाड़ी सिरोही के अंदर स्थित है। फिर क्या है जो विलीन और इसका संगम स्थल कौन सा है। तो इसका भी हमको पता होना चाहिए कि जो खारी नदी है ना, तो यह जालोर में साइला गांव में जवाई नदी से, यानी यह विलीन और इसका संगम कहाँ पर होता है।
तो इसका विलीन जो इसका संगम है ना, ये है जालोर के अंदर जो सैला गांव है ना, वहाँ पर यह जुआई नदी से विलीन हो जाती है, यानी जुआई नदी में मिल जाती है। फिर क्या है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, तो जो हमारी खारी नदी है ना, तो जो खारी नदी है वह सबसे पहले तो क्या हो गया, सिरोही हो गया, और सिरोही के साथ साथ यह जालोर के अंदर प्रवाह करती है, यानी यह सिरोही और जालोर के अंदर फैलती है। तो जो खारी नदी है, तो खारी नदी का उद्गम कौन सा हो गया, तो खारी नदी का उद्गम हो गया शेरगांव पहाड़ी सिरोही के अंदर स्थित है। जो यह विलीन कहाँ पर होती है, यह जालोर में सैला गांव में जुआई नदी में यह विलीन होती है। अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र सिरोही और जालोर के अंदर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे है जो हमारी है वह कौन सी नदी है, आगे हमारी है वह है हमारी सागी नदी। तो अब हम सागी नदी पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारी सागी नदी है ना, तो जो हमारी सागी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है, तो इसका भी हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है हमारी कि जो नदी है उसका हमें उद्गम स्थल पता होना चाहिए, उसी के बाद हमको आगे बढ़ना है। तो जो हमारी सागी नदी है, तो सागी नदी का हमारा उद्गम स्थल कौन सा हो गया, तो जो हमारी सागी नदी है ना, तो उसका हमारा उद्गम स्थल हो गया जसवंतपुरा पहाड़ी, जो कि कहाँ है, जो कि हमारी जालोर के अंदर है। तो सागी नदी कहाँ पर स्थित है, तो सागी नदी का जो उद्गम है ना वह हमारी जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर के अंदर है, यानी हमारी जो सागी नदी है वह हमारी जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर के अंदर स्थित है। यहाँ यह इसका उद्गम स्थल है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो जसवंतपुरा की पहाड़ी है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो वहाँ से हमारी सागी नदी निकलती है। तो जो हमारी सागी नदी है, तो जो सागी नदी है उसका जो उद्गम स्थल कौन सा हो गया, तो सागी नदी का जो उद्गम स्थल है वह हो गया जसवंतपुरा की पहाड़ी, जो कहाँ पर है, जो कि आपकी जालोर के अंदर स्थित है। तो जो सागी नदी है, तो सागी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, तो सागी नदी का उद्गम स्थल हो गया जसवंतपुरा पहाड़ी, जो कि जालोर के अंदर स्थित है। फिर यह विलीन कहाँ होती है, तो यह बाड़मेर के जो गांधोस्थान में लूनी से यह विलीन हो जाती है। अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र पर बात करें तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ना वह जालोर, सांचौर और बाड़मेर है, यानी जो सागी नदी है ना हमारी, तो सागी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, तो प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, जालोर हो गया, सांचार हो गया और उसके बाद हो गया बाड़मेर। उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी अगली नदी की ओर चलते हैं। तो अगली नदी है हमारी मित्री नदी। तो अगली नदी हमारी कौन सी होगी, अगली नदी है हमारी मित्री नदी। तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि जो यह नदी है ना, जो मित्री नदी है, तो यह नदी जो जालोर की पहाड़ियों से निकलकर बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। यानी कि जो हमारी मित्री नदी है, तो मित्री नदी की क्या प्रोसेस है, तो मित्री नदी हमारी जो जालोर की पहाड़ियों है ना, तो जालोर की पहाड़ियों से निकलकर बाड़मेर के अंदर लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। तो आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो मित्री नदी है ना, तो यह नदी जो है ना, यह जालोर से निकलकर बाड़मेर में लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम मित्री नदी के प्रवाह क्षेत्र पर बात करें कि इस नदी का, यह नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो यह नदी जालोर, सांचौर और बाड़मेर के अंदर बहती है। यानी जो हमारी मित्री नदी है, तो मित्री नदी का हमारा प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, तो मित्री नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, यह जालोर की पहाड़ियों से निकलकर बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया जालोर, सांचौर और बाड़मेर। फिर इसके अंदर एक ट्रिक भी है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारी लीडली की जवाई जोजड़ी की सगाई में खारी सूखड़ी मिठाई लाई। तो इसकी ट्रिक कौन सी है, तो इसकी ट्रिक है लीलड़ी का जवाई जोजड़ी की सगाई में खारी सूखड़ी मिठाई लाया। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट नदी है वह नेक्स्ट नदी हमारी कौन सी है, तो जो हमारी नेक्स्ट नदी है वह हमारी है माही नदी।
तो अब हमें माही नदी के बारे में भी अच्छा खासा पता होना चाहिए कि जो हमारी माही नदी है उसके अंदर क्या कुछ खास है। तो जो हमारी माही नदी है ना, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है, तो माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो कि धार जिले के अंदर स्थित है, जो कि एमपी के अंदर है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया, तो माही नदी का उद्गम स्थल हो गया मेहंद झील विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो कि धार जिले मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो जो माही नदी है, तो माही नदी का उद्गम क्या हो गया, तो माही नदी का उद्गम हो गया मेहंद झील विंध्याचल की पहाड़ियाँ धार जिला जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर क्या है, राजस्थान में यह कहाँ से प्रवेश कर दी है, तो राजस्थान में यह खांडू गांव बांसवाड़ा के अंदर से प्रवेश करती है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो माही नदी है ना, तो माही नदी राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो माही नदी राजस्थान के अंदर खांडू गांव है ना, तो खांडू गांव के बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। यानी माही नदी राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। अगला है सुजलाम सुफलाम परियोजना। जो सुजलाम सुफलाम परियोजना है ना, वह परियोजना का संबंध माही नदी से ही है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो सुजलाम सुफलाम परियोजना है उसका जो संबंध है वह किस नदी से है, तो जो सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध है ना, वह माही नदी से है। तो आपसे साथ में यह पूछ लिया जाए कि जो सुजलाम सुफलाम योजना है वह कहाँ पर है, तो वह हमारी बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर यही बन रहा है कि जो सुजलाम सुफलाम परियोजना है वह कहाँ पर है, तो वह है बांसवाड़ा के अंदर है ना, वह सुजलाम सुफलाम परियोजना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा क्या हो गया, तो आगे हमारा हो गया कि जो इसके जो उपनाम है ना, तो इसका उपनाम एक तो है कांठल की गंगा प्रतापगढ़ के अंदर, फिर क्या है दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, या फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में यह 56 का मैदान का निर्माण करती है। और इस नदी के द्वारा नवाटापुर गांव बेनेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, जैसे माही सोम जाखम त्रिवेणी संगम। तो यानी यहाँ पर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हो रही है, तो उसका भी हमको एकदम बारीकी से पता होना चाहिए कि जो माही नदी है ना, तो माही नदी का क्या हो गया, तो माही नदी के अंदर जो इसका उद्गम स्थल है ना, तो वह उद्गम स्थल है इसका मेहंद झील विंध्याचल की पहाड़ियाँ और जो कि धार जिले के अंदर स्थित है। तो धार जिला हमारा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो धार जिला है, तो वह धार जिला कहाँ पर स्थित है, तो धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। या तो धार जिला कहाँ स्थित है, तो धार जिला मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद क्या है कि जो माही नदी है ना, तो माही नदी राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, यानी जो माही नदी है ना वह राजस्थान के अंदर एंट्री कहाँ से करती है, तो उसका भी हमको पता होना चाहिए। जो माही नदी है ना वह राजस्थान के अंदर जो है ना ये खादू गांव बांसवाड़ा के अंदर से एंट्री करती है। यानी जो माही नदी है ना, तो यह माही नदी राजस्थान के अंदर जो खांडू गांव है ना बांसवाड़ा के अंदर, वहाँ से यह एंट्री करती है, यानी वहाँ से यह राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद है कि जो सुजलाम सुफलाम परियोजना है ना, यानी कि जो क्या है, जो सुजलाम सुफलाम परियोजना है, जो परियोजना है वह जो बाड़मेर के अंदर चल रही है, उसका संबंध भी माही नदी से ही है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन रहा है कि जो सुजलाम सुफलाम परियोजना है वह किस नदी से संबंधित है, तो वह माही नदी से संबंधित है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सुजलाम और जो सुफलाम परियोजना है तो वह किससे संबंधित है, वह बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। फिर क्या है, जो इसके उपनाम है वह इसके उपनाम कौन कौन से है, जो सुजलाम सुफलाम परियोजना है ना, तो इसका उपनाम हो गया सबसे पहले तो हो जाता है कांठल की गंगा,
तो इसको कांठल की गंगा कहाँ पर कहा जाता है? तो कांठल की गंगा इसको प्रतापगढ़ के अंदर कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो माही नदी है ना, तो माही नदी को प्रतापगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो माही नदी को प्रतापगढ़ के अंदर कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो प्रतापगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ के अंदर इसको कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर क्या है, इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं, या फिर इसको आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। तो जो हमारी माही नदी है ना, इसको जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है ना, तो इसको जो है ना दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो दक्षिणी राजस्थान है ना, तो दक्षिणी राजस्थान की जो गंगा है वह किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी राजस्थान की गंगा किसको कहा जाता है? तो जो दक्षिणी राजस्थान की गंगा जो है ना, वह माही नदी को कहा जाता है। फिर यह भी है कि जो आदिवासियों की गंगा है, तो आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का गंगा भी माही नदी हो गई, यानी माही नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आदिवासियों की गंगा कौन सी है? तो आदिवासियों की गंगा क्या हो जाएगा? तो आदिवासियों की गंगा माही हो जाती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में यह 56 के मैदान का निर्माण करती है। यानी जो माही नदी है ना, तो यह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर यह जो है यह 56 के मैदान का निर्माण करती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो 56 के मैदान का निर्माण कौन करती है? तो जो 56 के मैदान का निर्माण माही नदी करती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि माही नदी क्या करती है? तो जो माही नदी है वह 56 के मैदान का भी निर्माण करती है। तो कहाँ पर करती है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर, यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर यह 56 के मैदान का निर्माण करती है। फिर आगे क्या है? इस नदी के द्वार नवाटापुर गांव बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। यानी जो हमारी माही नदी है ना, तो माही नदी के जो द्वार है ना नवाटापुर गांव के अंदर, वह बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। जैसे माही सोम जाखम त्रिवेणी संगम हो गया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये हमारी नदी है ना माही नदी, तो माही नदी के जो द्वारा है ना, तो माही नदी के द्वारा जो नवाटापुर गांव है ना, जो नवाटापुर गांव के अंदर बेणेश्वर के अंदर जो कि डूंगरपुर के अंदर स्थित है में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो माही नदी है वह त्रिवेणी संगम का निर्माण कहाँ पर करती है? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? तो यह आ जाएगा जो नवाटापुरा गांव है ना बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, वहाँ पर यह त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो उसका उदाहरण क्या हो गया? जैसे माही सोम जाकर त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम का क्या हो गया? यहाँ पर ये तीनों नदियाँ आपस में आकर मिलती है। जो यह एरिया है ना, यह त्रिवेणी संगम कहलाता है। उसके बाद हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं, तो तब उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है कि जो राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अन्य त्रिवेणी संगम भी निम्न प्रकार है। यानी जो हमारा राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर और भी त्रिवेणी संगम है। तो उस पर भी अब हम थोड़ी सी भी चर्चा उन सभी पर भी कर लेते हैं। जो सबसे पहला जो हमारा त्रिवेणी संगम है ना, वह हमारा है भिंगोद भीलवाड़ा वाला। तो जो हमारा पहला त्रिवेणी संगम हो गया वह कौन सा हो गया? जो हमारा पहला त्रिवेणी संगम है वह हमारा हो गया भिंगोद भीलवाड़ा वाला त्रिवेणी संगम। इसके अंदर क्या कुछ खास है? तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। जो भिंगोद त्रिवेणी संगम है वह भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाती है बेड़च, उसके बाद आ जाती है यहाँ पर बनास, उसके बाद यहाँ पर आ जाती है मैनाल। यानी जो भिगोंद भीलवाड़ा है ना, वहाँ पर 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो उनके अंदर कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो इसके अंदर नाम आती है हमारी बेड़च, उसके बाद हमारी आती है अगली बनास, उसके बाद हमारी अगली आती है
में नाल है, यानी राजस्थान के जो त्रिवेणी संगम है ना वह और भी है। उसके अंदर जो हमारा सबसे पहला त्रिवेणी संगम है वह हमारा पिंगोद है, जो कि हमारा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो भीलवाड़ा का जो त्रिवेणी संगम है उसके अंदर कौन कौन सी नदी आती है, तो उसके अंदर सबसे पहले हमारी आती है बेड़च आ जाती है, उसके बाद हमारी बनास आ जाती है और उसके बाद हमारी मैनाल नदी आ जाती है। उसके बाद हम अगले त्रिवेणी संगम पर बात करते हैं। तो अगला जो हमारा त्रिवेणी संगम है वह कौन सा है, जो अगला हमारा त्रिवेणी संगम है ना वह हमारा है जोधपुरिया। तो अगला हमारा त्रिवेणी संगम कौन सा हो गया, जो अगला हमारा त्रिवेणी संगम है ना वह हमारा है जोधपुरिया। यानी जो हमारा जो दूसरा त्रिवेणी संगम है तो वह कौन सा हो गया, वह हमारा हो गया जोधपुरिया, जो कहाँ पर स्थित है, जो कि हमारा टोंक के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो जोधपुरिया त्रिवेणी संगम है तो वह कहाँ पर है, तो वह भी टोंक के अंदर स्थित है। तो वे कौन कौन सी नदियाँ हैं जहाँ पर वह त्रिवेणी संगम है, तो वह सबसे पहला तो हमारी हो जाती है बनास नदी। सबसे पहले हमारी कौन सी हो गई, सबसे पहले हमारी हो गई बनास नदी। उसके बाद हमारी हो गई बांडी नदी। उसके बाद हमारी हो गई अगली मानसी नदी। यानी जो हमारा राजस्थान के अंदर जो हमारे अन्य त्रिवेणी संगम है ना उसके अंदर जो हमारा पहला त्रिवेणी संगम है वह तो हो जाता है भिंगोद, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद जो दूसरा त्रिवेणी संगम है ना वह हमारा है जोधपुरिया, जो कि कहाँ पर है, जोधपुरिया जो कि टोंक है। तो उसके अंदर क्या कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो उसके अंदर हमारी एक तो हो जाती है बनास, उसके बाद आ जाती है हमारी उसके अंदर बांडी नदी और उसके बाद उसके अंदर हमारी आ जाती है मानसी नदी। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारी कौन सी है, आगे हमारी है देवली यानी टोंक। देवली जो त्रिवेणी संगम है वह कहाँ पर है, तो जो देवली त्रिवेणी संगम है ना वह टोंक के अंदर स्थित है। तो उसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमारी आ जाती है बनास नदी। कौन सी आ गई, सबसे पहले हमारी आ गई बनास नदी। उसके बाद इसके अंदर है हमारी खारी नदी आ जाती है और इसी के बाद इसके अंदर हमारी नेक्स्ट डाई नदी आ जाती है। यानी जो राजस्थान के अंदर जो अन्य त्रिवेणी संगम है ना उसके अंदर जो हमारी क्या होगी, सबसे पहले तो जो आगे देवली है ना, तो देवली के अंदर हमारी एक तो बनास आ जाती है, उसके बाद हमारी खारी नदी आ जाती है, उसके बाद इसी के अंदर डाई नदी भी आ जाती है। उसके बाद हम है रामेश्वरम, जो कहाँ पर है, जो रामेश्वरम है ना त्रिवेणी संगम वह हमारा है सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। यानी जो रामेश्वर है, यानी जो रामेश्वर त्रिवेणी संगम है वह कहाँ पर स्थित है, जो रामेश्वर त्रिवेणी संगम है ना वह हमारा सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आ जाती है बनास नदी, उसके बाद इसी के अंदर आ जाती है सीप नदी और उसी के बाद इसके अंदर आ जाती है चंबल नदी। यानी जो राजस्थान के जो अन्य त्रिवेणी संगम है ना, तो उसके अंदर जो हमारा अंतिम त्रिवेणी संगम है वह हमारा है रामेश्वर। तो रामेश्वर जो त्रिवेणी संगम है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती है, तो इसके अंदर हमारी एक तो बनास नदी आ जाती है, उसके बाद हमारी यह इसके अंदर सीप नदी आ जाती है और फिर हमारी इसी के अंदर चंबल नदी आ जाती है। तो आपको यह अच्छी तरह से याद रखना होगा। फिर जो हमारी माही नदी है ना, अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि जो माही नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, क्या इसकी प्रोसेस है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो जो हमारी माही नदी है ना, तो माही नदी इसी सबसे पहले आ जाती है। जो इसकी सहायक नदी है वह है ईरू। यानी जो हमारी माही नदी है, तो माही नदी की जो सहायक नदी आ गई सबसे पहले, तो वह कौन सी है, जो हमारी सबसे पहली जो सहायक नदी है वह हमारी है ईरू। तो सबसे पहले जो हमारी सहायक नदी कौन सी आ गई, माही नदी की, वह आ गई ईरू। ईरू कहाँ है, ईरू प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो माही है ना, जो माही की सहायक नदी कौन सी है, तो माही की सहायक नदी है ईरू, जो कहाँ पर है,
जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ये क्या है, यह प्रतापगढ़ से निकलकर सोमालिया यानी बांसवाड़ा में माही नदी में विलीन हो जाती है। यानी कि जो ईरू नदी है ना, तो ईरू नदी क्या हो गई है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर हो गई। यानी यह प्रतापगढ़ से निकलकर सोमलिया बांसवाड़ा में माही नदी में विलीन हो जाती है। तो कौन सी नदी हो जाती है, ईरू नदी। फिर क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे है हमारी जाखम नदी। तो जाखम नदी के अंदर क्या कुछ खास है, तो जाखम नदी है ना, तो इसका उद्गम कौन सा हो गया, तो इसका उद्गम हो गया भौरा माता की पहाड़ियाँ छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर। यानी जो जाखम नदी है ना, तो जाखम नदी का जो उद्गम है ना, तो जाखम नदी का उद्गम भौरा माता की जो पहाड़ियाँ है ना, तो छोटी सादड़ी के अंदर है, जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है। यह इसका उद्गम क्षेत्र है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम जाखम नदी के बहाव क्षेत्र पर चर्चा करें, यानी जो जाखम नदी है वह कहाँ कहाँ पर बहती है, तो इस पर चर्चा करें ना, तो इसका जो बहाव क्षेत्र है ना, तो सबसे पहले तो आ जाता है प्रतापगढ़। तो इसका जो सबसे पहला बहाव क्षेत्र कौन सा हो गया, फिर सबसे पहला तो हो गया हमारा प्रतापगढ़। उसके बाद हमारा हो गया सलूम्बर। उसके बाद हमारा हो गया डूंगरपुर। यानी जो हमारी माही नदी है ना, जो माही की सहायक नदी है एक जाखम नदी, तो जो जाखम नदी है ना उसका उद्गम कौन सा हो गया, तो जाखम नदी का उद्गम हो गया हमारा भौरा माता की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ है, छोटी सादड़ी के अंदर, जो कहाँ पर है, जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है। अगर हम इसके बहाव क्षेत्र पर चर्चा करें, तो इसका बहाव क्षेत्र क्या हो गया, तो इसका बहाव क्षेत्र हो जाता है हमारा प्रतापगढ़। तो इसका बहाव क्षेत्र क्या हो गया, तो इसका बहाव क्षेत्र हो गया प्रतापगढ़ और सलूम्बर हो गया और डूंगरपुर हो गया। यानी जो जाखम नदी है ना, तो जाखम नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह कौन कौन सा है, तो जाखम नदी का बहाव क्षेत्र हमारा हो गया प्रतापगढ़ हो गया, सलूम्बर हो गया और डूंगरपुर हो गया। फिर क्या है, फिर है कि जो इस नदी के किनारे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध निर्मित है। यानी जो माही नदी है ना, तो जो माही नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी है, वह है जाखम नदी। अगर हम जाखम नदी के उद्गम पर बात करें, तो जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ियाँ छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। अगर इसके हम बहाव क्षेत्र पर बात करें, तो इसका बहाव क्षेत्र प्रतापगढ़ हो गया, सलूम्बर हो गया और डूंगरपुर हो गया। और फिर क्या है, इस नदी के किनारे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध भी निर्मित है। यानी जो हमारी जाखम नदी है, तो इस नदी के किनारे जो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है ना, जाखम बांध यहीं पर निर्मित है। फिर क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो जो हमारा जाखम बांध है ना, तो जाखम बांध की ऊंचाई 81 मीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जाखम बांध है, तो जाखम बांध की ऊंचाई कितनी होगी, तो जाखम बांध की ऊंचाई है 81 मीटर है। उसके बाद हमारा अगला है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम कौन सा है, तो उसका भी हमको पता होना चाहिए कि जो सोम नदी है ना, तो सोम नदी का उद्गम है कौन सा हो गया, कि जो सोम नदी है, तो सोम नदी का उद्गम हो गया ऋषभदेव। सोम नदी का उद्गम क्या हो गया, ऋषभदेव बिछमाड़ा की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ है, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। तो हमारा जो सोम नदी है, तो सोम नदी का उद्गम क्या हो गया, ऋषभदेव और बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ है, जो कि हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर क्या है, यह नदी माही में नवाटापुरा यानी डूंगरपुर गांव में मिल जाती है। जो हमारी सोम नदी है ना, तो यह नदी माही में नवाटापुरा यानी डूंगरपुर गांव में मिल जाती है। फिर क्या है, इस नदी के किनारे सोम कागजी पिकअप बांध परियोजना एवं सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर निर्मित है। यानी क्या हो गया, जो यह नदी है ना हमारा सोम नदी, जो जिसका उद्गम है, तो इस नदी के किनारे सोम कागजी पिकअप बांध परियोजना एवं सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर निर्मित है। अगर हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, तो यह उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर के अंदर है। यानी जो सोम नदी है ना, जो सोम नदी है, अगर हम इसके उद्गम पर बात करें, तो यह ऋषभदेव बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर के अंदर है। और यह नदी
सोम के कागजी पिकअप बांध परियोजना एवं सोम कमल अम्बा परियोजना है। अगर इसके हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, सलूंबर और डूंगरपुर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है जो है वह है कागदर नदी। जो कागदर नदी है उसका उद्गम कहाँ है, तो उसका उद्गम हो जाता है उदयपुर के अंदर। और क्या है, संगम सलूंबर और सोम नदी है। तो इसका संगम है ना वह सलूंबर और सोम नदी है। अगर इसके प्रवाह की बात करें तो इसका प्रवाह है उदयपुर और सलूंबर के अंदर है। फिर क्या है, फिर है मोरैन। तो मोरैन क्या हो गया, इस नदी का जो उद्गम है ना वह डूंगरपुर की पहाड़ी से होता है। यानी मोरैन क्या हो गया, तो मोरैन हो गया। मोरैन क्या है, तो इस नदी का जो उद्गम है ना, मोरैन जो नदी है ना इसका उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है तथा इस नदी को विल्ले गलियाकोट के नज़दीकी माही नदी में हो जाता है। फिर क्या है, चांप। तो चांप कहाँ पर है, तो चांप बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कालीजरा बांसवाड़ा से निकलकर माही नदी में विलीन हो जाती है। तो जो हमारी मोरैन नदी है तो इस नदी का उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ी से होता है तथा इस नदी का विलय गलियाकोट के नज़दीक माही नदी में होता है। फिर जो है हमारी है चांप नदी। तो चांप नदी बांसवाड़ा के अंदर स्थित है जो कि कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलकर माही नदी में विलीन होती है। उसके बाद अनास। अनास मध्य प्रदेश बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर है। इस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश में होता है। यह नदी राजस्थान में मेलीडखेड़ा बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और इस नदी का विलय गलियाकोट के नज़दीक माही नदी में होता है। इस नदी के किनारे अनास परियोजना बांसवाड़ा स्थित है। फिर क्या है, इस नदी पर निमन बांध है माही बजाज सागर यानी बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। तो कुल विद्युत उत्पादन कितना है, 146 MVA होता है और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर है। और माही बजाज सागर परियोजना 1972 से 1983 में निर्मित हुई थी। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।